नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। तो हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि भाई रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। और रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट यानी 1 सेकेंड, ऐसा यूनिट। 1 सेकेंड में हमने कितना वर्क किया, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज़ कॉल्ड पावर, जो हमने वर्क पढ़ा था। और उसके बाद एनर्जी और पावर, ये 3 टॉपिक थे हमारे नाइन्थ क्लास में। तो यानी टी सेकेंड में अगर कोई डब्ल्यू वर्क कर रहा है तो 1 सेकेंड में करेगा डब्ल्यू अपॉन टी, और 1 सेकेंड में जो उसने वर्क किया दैट इज़ पावर ऑफ दैट पर्सन, डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर है इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो, ये तो सिंपली कोई व्यक्ति कितना वर्क कर रहा था वो हमने देखा था। लेकिन अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे अगर हम आ जाएं तो जब हम स्विच ऑन करते हैं, जब हम करंट को भेजते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है बल्ब में या पंखे में, फ़ैन में, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक ओवन में, टोस्टर में, गीज़र में, कंप्यूटर में, वॉशिंग मशीन में, टीवी में, सब में कौन सी एनर्जी जा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है। ठीक है। और इस एनर्जी का क्या होता है फिर आगे? ये एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। कौन कंज्यूम करता है? बल्ब कर जाता है, पंखा कर देगा। ठीक है। जो भी डिवाइस है जिसको हमने भेजा वो वर्क करने लग जाती है। जब हम फ़ैन में भेजते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फ़ैन के अंदर जो मोटर लगी हुई है, जिसके बारे में हम आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे, वो मोटर रोटेट करने लगती है। ठीक है। तो ये जो हमने एनर्जी भेजी, जैसे इसको भेजना बंद करेंगे मोटर बंद हो जाएगी। इसका मतलब मोटर के घूमने के लिए हर सेकंड उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है। इसी तरह से बल्ब को कंटिन्यूसली चलने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसलिए बल्ब जब ऑन है, लाइट आ रही है, तो समझ जाओ हर सेकंड उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, उसकी सप्लाई। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिर हीट में डेवलप होकर लाइट में कन्वर्ट हो रही है। फ़ैन वाले केस में वो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। इसलिए ध्यान रखो कि यहाँ पर वर्क हो रहा है मैकेनिकल, मैकेनिकल वर्क इज़ डन। ठीक है ना। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फैन मैकेनिकल वर्क इज़ डन। ठीक है। तो फॉर दिस मैकेनिकल वर्क, ठीक है, फॉर दिस मैकेनिकल वर्क टू बी डन, फैन रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ये जो कन्वर्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में भेज रहा है, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये एक तरह से कंजप्शन है। इसको हर सेकंड कंज्यूम करने, इलेक्ट्रॉन्स खाने हैं, इसको बल्ब को इलेक्ट्रॉन्स पीने हैं और उससे वो लाइट बनेगी। तो इसीलिए हम रेट ऑफ डूइंग वर्क की जगह लिख सकते हैं रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बच्चों। कई बार कंज्यूम वर्ड जो है उसकी जगह ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, कुछ और हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, कंज्यूम तो वो केमिकल एनर्जी कर रहा है। जो हमने इन्वर्टर में केमिकल भरा हुआ है बैटरी में, वो उसको कंज्यूम कर रहा है और उसमें प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसलिए कंज्यूम जो है, कंज्यूमिंग की जगह कई बार हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोड्यूसिंग यूज़ कर लेंगे। रेट ऑफ कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग, ये हम ट्रांसफॉर्मिंग भी लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यूज़ कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है। या रेट ऑफ कन्वर्टिंग भी लिख सकते हैं, वर्ड कोई सा भी यूज़ करो, लेकिन मेन चीज़ ये रहेगी कि 1 सेकेंड में आपने कितनी सप्लाई भेजी
और उसने कितना कंज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और रेट का मतलब तुम्हें पता ही है, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो अगर टी सेकेंड में मान लो ई एनर्जी in t second, if energy consumption is E, then in 1 second energy consumption will be E upon T. So therefore electric power is equals to energy consumed upon टाइम टेकन। पावर का फॉर्मूला एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। ई अपॉन टी। ठीक है, तो ये जो ई है वो डब्ल्यू भी है, क्योंकि जो हम एनर्जी भेज रहे हैं वो वर्क डन ही तो है, वर्क डन के बराबर है। या फिर ये हीट भी है। अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस वाले केस में देखें, इलेक्ट्रिक ओवन वाले केस में देखें, तो जो एनर्जी आपने भेजी वो काय में चेंज हो गई, हीट में। पंखे वाले केस में देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में चेंज होगी, मैकेनिकल वर्क डन में। तो इसलिए ई यूज़ कर सकते हो, उसकी जगह डब्ल्यू यूज़ कर सकते हो, उसकी जगह एच यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ध्यान रखना, जो हमने फार्मूला यूज़ अभी हमने जो फार्मूले डिराइव किए थे ना एच के लिए, जो सारे फार्मूले थे, यही सारे फार्मूले ई के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, एनर्जी के लिए भी, या डब्ल्यू के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, वर्क के लिए भी। ये देखो, ये तो हमने पर्टिकुलरली हमारा हीट वाला टॉपिक था इसलिए हमने एच लिखा, लेकिन सेम फार्मूलाज कैन बी यूज्ड फॉर वर्क डन और एनर्जी कंजप्शन के लिए भी, कि भाई कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। यानी जब हमने V वोल्ट की बैटरी से I एम्पीयर का करंट भेजा T सेकंड तक, तो कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी बदली, VIT के बराबर। तो हीट हो या एनर्जी हो या वर्क हो, बात एक ही है। इसलिए अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम E की ये जो H है उसका यूज़ करके ये फॉर्मूला जो है VIT वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें बाय सेकंड इक्वेशन H इज इक्वल्स टू VIT। लेकिन S तो बच्चों किसके बराबर होता है, E के बराबर ही होता है ना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम H अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो इसलिए पावर जो होगी वो जाएगी VIT अपॉन टी, और टी हो गया कैंसिल। इसलिए बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, VI। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, E अपॉन टी, जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है ना। ये तब लगाना है जब आपको एनर्जी दे दे और टाइम दे दे। लेकिन मान लो एनर्जी की जगह दे दे कि एक V वोल्ट की बैटरी से I एम्पीयर का करंट फ्लो हुआ, तो बताओ पावर कितनी है डिवाइस की। जो डिवाइस, जो बल्ब V वोल्ट की बैटरी से 10 एम्पीयर का करंट खींच रहा है, 10 एम्पीयर का करंट ड्रॉ कर रहा है, उसकी पावर कितनी होगी, तो VI यानी V और I को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR हम यूज़ कर लें इसमें, तो एक नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा, और कई जगह हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये फॉर्मूला बन गया I²R, एक दूसरा फॉर्मूला हो गया एनर्जी का, पावर का। ये तब लगाना है जब आपको ये कहे कि भाई R ओम का रजिस्टर है, एक बल्ब है 10 ओम का, और वो किसी बैटरी से 2 एम्पीयर का करंट खींच रहा है, तो बताओ उसकी पावर कितनी है, तो हम I²R लगा देंगे, ठीक है। और I जो है वो V अपॉन R के बराबर है, इसलिए अगर I हटा के उसकी जगह V अपॉन R कर दें तो एक नया एक्सप्रेशन मिलेगा हमें। ये लो, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। V² अपॉन R भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन। न्यूमेरिकल जब पढ़ोगे तो सिंबलिक फॉर्म में लिख लेना क्या क्या गिवन है, और ये सारे फॉर्मूले देख लेना, इसमें तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सुटेबल फार्मूला है, सभी से एक ही वैल्यू फाइंड होगी,
ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखो, ये इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट की। तो देखो, पावर का जो फॉर्मूला था वो था E/T। ठीक है, तो एनर्जी जो है उसकी यूनिट होती है जूल्स, और टाइम की होती है सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड जो पावर की यूनिट है उसको एक हमने अलग यूनिट दे दी, ऐसा यूनिट वो वाट है। तो व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, तो इसका मतलब पावर ऑफ दैट डिवाइस इज 1 वाट। तो 1 वाट की ये डेफिनेशन है। व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस इन 1 सेकंड, देन पावर इज 1 वाट। इसका मतलब जो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना, 100 वाट का जो बल्ब है उसका मतलब होता है 100 जूल पर सेकंड। इसका मतलब हर सेकंड उसको 100 जूल एनर्जी चाहिए, तब जाके 100 जूल एनर्जी, अगर आप उसको 100 जूल एनर्जी भेजोगे हर सेकंड में, तो फिर वो फुली पावर डिलीवर कर देगा, जितनी उसकी पावर है उसके बराबर का आपको लाइट दे देगा। अगर आपने उसको मान लो 80 जूल ही दी, तो क्या होगा कि वो जलेगा तो सही, लेकिन वो फुली डिलीवर नहीं कर पाएगा, थोड़ा डिम हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी से हमें अच्छा काम लेना है और हम उसको अच्छा खाना खिलाएंगे तो वो उतना काम करके दे देगा जो उसकी कैपेसिटी है। लेकिन किसी की खुराक अगर 5 रोटी की और उसको तुम 1 रोटी दे दो चटनी के साथ, और कहो कि अब दिन भर काम कर मेरे साथ, तो वो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बल्ब की पावर जो उसके ऊपर लिखी रहती है, जब हम बाज़ार से बल्ब लेने जाते हैं या कोई सी भी डिवाइस लेने जाते हैं, तो उसके ऊपर उसकी पावर भी लिखी होती है और वी भी लिखा होता है। 2 रीडिंग होती है, एक तो वोल्ट में और एक वॉट में। तो जो वोल्ट वाली रीडिंग है वो तो ये है कि इसको कौन सी लाइन में लगाना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसको देना है इसके दोनों एंड के बीच में। और जो दूसरी रीडिंग है वो वॉट में होती है, तो वो कह रहा है कि उसको हर सेकंड कितने जूल एनर्जी चाहिए, वॉट यानी जूल अपॉन सेकंड। हर सेकंड इसको वो कह रहा है हर सेकंड भाई साहब इतना दे देना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा उतना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी यूनिट। तो वॉट इज इक्वल्स टू जूल अपॉन सेकंड, ध्यान रखना। ठीक है, ये वॉट की डेफिनेशन। व्हेन 1 जूल of energy is consumed per second, then power of that device is said to be 1 watt। ठीक है, और जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट है। वन किलोवाट यानी 1000 वाट, जहाँ भी किलो लग जाए वहाँ पे 1000 लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई पावर की। और जो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, तो इसी से हम एनर्जी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, पावर इनटू टाइम। पावर इनटू, यानी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि एक बल्ब है 100 वाट का और उसको 1 घंटा चलाया जून के महीने में, तो बताओ बिल कितने का आएगा। तो उसके लिए हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। तो बल्ब 100 वाट का जल रहा है, टाइम रोज़ 1 घंटा, और जून का महीना 30 दिन, तो हम 30 दिन 1 घंटा तो 30 घंटे हो गए, यानी टाइम तो ये हो गया। ठीक है ना, और ये होगी पावर। लेकिन पावर की जो कमर्शियल यूनिट है, क्योंकि हमें जब बिल आता है वो कमर्शियल यूनिट में आता है, तो इसलिए वाट जो है उसको हमें किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, और वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से 3 यूनिट का हमारा बिल उस बल्ब के लिए आएगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए,
कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है आपकी डिवाइस। अभी न्यूमेरिकल में हम करेंगे तो ये एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की होती है सेकंड। तो एनर्जी जो है उसकी यूनिट होगी वॉट इनटू सेकंड। ठीक है, वॉट इनटू सेकंड हो गई। और वॉट क्या है बच्चों, वॉट क्या है, वॉट है जूल अपॉन सेकंड। तो ये वॉट हो गया जूल, 1 वॉट यानी 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। और इधर भी क्या है 1 सेकंड, ये सेकंड तो हो गया कैंसिल। तो क्या यूनिट आ गई एनर्जी की, जूल ही तो होती है, ये होगी एनर्जी की यूनिट। लेकिन अगर कमर्शियल यूनिट निकालनी हो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर की कमर्शियल यूनिट होती है वॉट, किलोवाट, KW से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम जो है उसकी होती है आर। तो इसलिए एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट हो जाती है बच्चों वो हो जाती है किलोवाट आर। ठीक है, 1 किलोवाट आर, ऐसे लिखते हैं इसको, 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर का मतलब होता है कि जब 1 किलोवाट पावर वाली डिवाइस 1 घंटे तक रन करें हम, तो जो एनर्जी का कंजप्शन होगा वो होगा 1 किलोवाट आर। इसको कहते हैं 1 यूनिट। तो जो हमारे बिल आते हैं कि 25 यूनिट, ये लिखा रहेगा उसमें 25 यूनिट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड दिस मंथ। तो इसका मतलब समझ जाना 25 किलोवाट आर एनर्जी आपने यूज़ की है। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें जूल्स में मांगता है एनर्जी, तो देखो हम इसको जूल में भी चेंज कर सकते हैं। 1 किलोवाट इंटू आर, तो 1 किलोवाट में बच्चों कितने वाट होते हैं 1000। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। ठीक है, और वाट क्या होता है बच्चों, जूल अपॉन सेकंड। तो 1000 वाट होगा 1000 जूल अपॉन 1 सेकंड इंटू 3600 सेकंड। और सेकंड तो कैंसिल हो गया, तो ये आया 36, ये जूल और किलोवाट आवर का रिलेशन आ गया। 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट में। तो कभी कभी वो कहता है कि जूल में आंसर दो, तो तुम्हारा किलोवाट आवर में आंसर आया है उसको 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना। और कभी जूल में देखिए किलोवाट आवर में पूछे तो 3.6 इंटू 10⁻6 से डिवाइड कर देना। ओके, तो दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।